हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी विष्णु खरे जी का एक निबंध लिखा हुआ जो कि चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, ये इसका टाइटल है। तो ये इनका निबंध है। तो ये मैं आज आपको इसका सारांश आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा विष्णु खरे जी के बारे में बता दूं कि बेटा इनका जो जन्म है वो हुआ था 1940 में, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा से इनका संबंध है और ये मध्य प्रदेश में है ये जगह छिंदवाड़ा। और इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो एक तो है इनकी एक गैर रुमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, और एक इनकी आलोचना की किताब भी थी, आलोचना की पहली किताब, और एक थी सिनेमा पढ़ने के तरीके। तो इसमें इन्होंने जो सिनेमा से रिलेटेड जो आलोचना उसमें वो की थी, और इन्हें कुछ वो पुरस्कार भी मिले थे बेटा, वो भी आप जान लीजिए। एक तो इनको मिला था रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट्स रोज। तो ये इनको प्राइज मिले थे बेटा, मतलब जो इनको टैग जैसे कहते हैं, पुरस्कार जो इनको मिले हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसका सार क्या है। चार्ली चैपलिन का नाम उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा बेटा। ये मूक फिल्मों में अभिनय करते थे, लेकिन इनकी फिल्में मतलब ये हास्य व्यंग, जो हास्य कलाकार थे, और इनकी हरकतें देखकर, इनकी शक्ल देखकर जैसा ये अपने आप को बना के रखते थे, बड़ा फनी से ये दिखते थे। आपको याद हो जैसे राउंड टोपी पहननी, छड़ी रखनी, बिल्कुल छोटी सी मूछ ये रखते थे अपनी नाक के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल छोटी सी मूछ रखते थे जैसे मक्खी सी बनी हो थोड़ी सी। तो इस प्रकार ये इनका गेटअप था। अगर आपने फिल्म एक थी ना वो मोगैम्बो खुश हुआ, श्रीदेवी की, अनिल कपूर की, अभी मुझे नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है, मिस्टर इंडिया, सॉरी हाँ मिस्टर इंडिया फिल्म। तो उसमें एक जगह पे बल्कि श्रीदेवी ने भी थोड़ा सा चार्ली चैपलिन बन के किसी वो क्लब में जाती हैं और वहां पे बहुत हंगामा करती हैं वो, तो उनकी कॉपी की है। तो ये बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है कि जो राज कपूर साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी अदाकारी को कॉपी करते थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़े महान ये अभिनेता हुए हैं ये, लेकिन मूक फिल्मों के थे ये, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से ही ये हंसी मजाक जो है लोगों तक वो पहुंचाते थे। तो और इनकी हम पढ़ते हैं कि विष्णु खरे जी इनके विषय में क्या लिखते हैं। संसार के महानतम अभिनेता चार्ली चैपलिन के बारे में रचित इस निबंध में चार्ली के अभिनय की आधारभूत विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चार्ली के अभिनय में हास्य और करुणा का मिश्रित संतुलन ही इन्हें आम जनता के अपने कष्टों और दुखों तक ले जाता है। वैसे बेटा हास्य और करुणा का मिश्रित संतुलन ये संभव नहीं है देखा जाए तो, मतलब कि हास्य में, हास्य और करुण का, यानी कि बात दुख की हो रही हो, कोई दुख भरी घटना हो गई हो और उसमें भी अगर कोई हंस दे। अगर आज के टाइम में अगर कोई मान लो, आज के क्या मतलब कभी भी अगर कोई किसी की मृत्यु पे या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें अगर कोई हंस देता है, कोई हंसी मजाक वाली बात कर देता है, तो लोग उसको क्या समझेंगे कि ये मेंटल है, ये पागल है। बट इनकी खूबसूरती ये थी, ये दुख में हास्य कुछ इस तरह मिक्स करते थे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि वो उस सिचुएशन पे रोए या फिर हंसे, मतलब इस टाइप के इनका अभिनय था, ठीक है बेटा। तो इस तरह वे अभिनय के माध्यम से आम जन से सीधा जुड़ाव करते हैं। चार्ली के जीवन के 130 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी फिल्में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लगातार अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। उनकी पहली फिल्म थी मेकिंग अ लिविंग, ठीक है, उसे बने हुए भी 100 से ज्यादा साल हो रहे हैं। चार्ली की फिल्मों का मूल बुद्धि पर नहीं, भावनाओं और मनुष्यता पर टिका हुआ है। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उन्हें पागल खाने के मरीज, साधारण जन और आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभावान एक साथ देख सकते हैं।
और उसका आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है बेटा, एक खास टाइप की फिल्में होती हैं, या तो उसको बच्चे पसंद करते हैं, या कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो बुजुर्ग लोग, सियाने, थोड़े एक उम्र दराज जो लोग हो जाते हैं वो पसंद करते हैं। कईयों को कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको यंगस्टर हैं, जो जवान हैं, वो पसंद करते हैं। तो अलग अलग होती है, लेकिन इनकी फिल्में, ये जो चार्ली चैपलिन है, इनकी फिल्में अगर कोई पागल भी है, कोई मरीज भी है, अगर कोई आइंस्टाइन जैसा महान भी है, मतलब एक टॉप क्लास का जो विद्वान है, एक साइंटिस्ट है, वो भी इसको एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना बड़ा इसका एरिया है इस फिल्म का कि इसको हर वर्ग का जो आदमी है, मनुष्य वर्ग है, वो इसको एंजॉय कर सकता है। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया है और दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चार्ली के बचपन की कुछ घटनाओं ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनमें से एक यह है कि जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह के जीवन के बारे में पढ़कर सुनाया था। उससे उन्हें स्नेह, करुणा और मानवता के गुणों को ग्रहण किया था। ठीक है, बच्चे का मन बेटा बड़ा कोमल होता है, तो जो कुछ चीजें अगर कोई पेरेंट्स बता दें, कोई बड़ा बता दे, कई बार वो दिल पे छाप पड़ जाती है उस चीज की। करुणा को हास्य में और हास्य को करुणा में बदल देने वाले ये एकमात्र अभिनेता है। अभी जो मैंने बताया कि इतना आसान नहीं है कि अगर कोई रोने वाला दृश्य हो, उसमें कोई हंसी वाला सीन आ जाए और कोई हंसी वाले सीन में कोई रुदन पैदा कर दे एकदम से। तो इतनी काबिलियत सिर्फ एक ही अभिनेता में आज तक पैदा हुई है, और वो कौन है? चार्ली चैपलिन। भारतीय फिल्मों और अभिनेताओं पर भी चार्ली का खासा असर देखा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया, राज कपूर तो जीवन भर चार्ली से ही प्रेरित रहे। चार्ली की अधिकतर फिल्में मूक हैं। मूक क्या होती है बेटा? साइलेंट फिल्में। जैसे पहले आवाज नहीं आती थी, फिल्में जब बनी थी ना, उनको वो एक तो कलरलेस थी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट थी, और मूक फिल्में यानी कि सिर्फ उनमें आवाज नहीं होती, सिर्फ एक्शन ही किया जाते थे, भाषा से परे। इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। यानी कि बेटा कुछ चीजें हम बोल के अपनी क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि मैडम आपको बोलना नहीं है, आपको सारी बातें वैसे ही क्लियर करनी है, तो वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है उसको और ज्यादा प्रभावी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। मानवीयता की भाषा ने ही चार्ली को विश्व भर के दर्शकों तक पहुंचाया। अब अगर उसकी एक खास लैंग्वेज होती सपोज, तो हम उसको नहीं जान पाते, वो उस टाइप के। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हॉलीवुड के कितने कलाकारों के नाम हम जानते हैं, शायद गिनती के नाम हम मुश्किल से जानते हैं, ठीक है, या कुछ तो नहीं भी जानते होंगे। लेकिन जैसे अपनी जो इसके बॉलीवुड के हैं, मोस्टली सबको पता ही है। नए जो आ रहे हैं हमें उनके भी नाम पता होते हैं कि भाई कौन एंट्री मार रहा है, नया किसका डेब्यू होने वाला अभी, है ना। तो ये कैसे हैं? क्योंकि मानवीयता की भाषा, मानवीयता की भाषा क्या होती है बेटा? मतलब जिसमें एक मनुष्यता की बात हो, उसमें दुख सुख की बात हो, वो दुख सुख किसी खास वर्ग का नहीं, वो सभी से संबंधित हो, उसको हम कहते हैं मानवीयता। तो उसकी भाषा थी। और अगर हम मानव हैं तो मानवीयता की भाषा हमें समझ में आएगी। अगर हम अमेरिकन नहीं है तो शायद हमें इंग्लिश समझ में ना आए, ठीक है। कई बार होता है कि कम पढ़े लिखे होते हैं, हमें एंसेट समझ नहीं आता, ठीक है। अगर हम रशियन नहीं, हमें जो रशिया की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी। अगर कोई पंजाबी नहीं है तो किसी को शायद पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। यानी कि अगर हम अपने आप को एक स्टेट से जोड़ते हैं तो हमें दूसरे स्टेट की भाषा, अगर जैसे साउथ वाले हम उनके समझ में ही नहीं आती है, ठीक है, या उनको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। हम अगर अमेरिका चले जाएं, जो इंग्लिश मैन है उन्हें शायद हमारी भाषा समझ नहीं आएगी, और हम उनको नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या मतलब क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, अगर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है और ज्यादा गिनती होने की होती है। लेकिन मानव तो हर जगह है। अमेरिकन लोग सब जगह नहीं है, लेकिन इंसान तो सभी जगह है। तो इसीलिए चार्ली की जो पहुंच है वो पूरे विश्व भर में रही, ठीक है। चार्ली की फिल्में आम आदमी की विविध असफलताओं को भी दिखाती हैं, जो कि असल में उनकी असफलताएं नहीं बनी हैं, बल्कि एक क्रूरतावादी सभ्यता के आगे लाचार हो गए आम आदमी का कड़वा सच है। यानी कि उनकी फिल्मों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सभी लोग भोगते हैं, जिसको सभी लोग फेस करते हैं। इसीलिए चार्ली में हम अपनापन महसूस करते हैं। इसका टाइटल भी आपने देखा होगा, चार्ली चैपलिन, यानी कि हम सब। यानी कि सिर्फ यहाँ चार्ली की बात नहीं हो रही है, चार्ली ने अपने माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया है।
इस आम आदमी के साथ खड़े चार्ली सदा अमर रहेंगे। अमर क्यों रहेंगे बेटा? क्योंकि आम आदमी कभी भी उनको भुला नहीं पाएगा। अभी हमने ऊपर बात की कि उनको फिल्मों से गए भी 120-30 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज चार्ली का नाम अपने आप में जिंदा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्रश्न आपको मैं कल करवाऊंगी। आज आपको सिर्फ इस सार को समझना है और इसको 2-3 बार आपने बेटा वीडियो देखनी है। और मुझे लगता है आपको ये सार समझ में आ गया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैं आपको ये सार दोबारा करवा दूं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।